अब पांचवें चरण में जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, दो टूक में करेंगी चर्चा। सबसे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, पांचवें चरण का रण किसका फिट होगा समीकरण। मुद्दा बना रोजगार और महंगाई, जनता ने विकास पर मोहर लगाई। मोदी योगी ने बदला चुनाव, बेकार हुआ अल्पसंख्यक दांव। 45 करोड़ वोट, 4 चरणों में किसको चोट। पांचवें चरण का रुका प्रचार, 4 जून को किसकी सरकार। इन सवालों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद आजम जी, लगातार हर रैली में, 4 चरण के चुनाव के बाद से हर रैली में बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि 380 सीटों में से हमने तो 270 जीत ली है। अब पांचवें चरण की तरफ, हालांकि 20 मई को वोटिंग होनी है और ऐसे में 49 सीटें और, तो क्या कहा जाए। आप लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, जबकि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम तो 270 पा चुके हैं, अब 400 पार वाला आंकड़ा पार करना है। राहुल जी, अगर बीजेपी हार नहीं रही होती तो बीजेपी मुद्दों पे टिकी रहती, वो मुद्दों से भटक नहीं जाती। वो पाकिस्तान है और मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस और तलाक और तमाम ऐसे मुद्दों पे चली जाती है जो जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं राहुल जी, वो महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों की समस्याएं हैं, किसानों ने आंदोलन किया है, उनकी आय दुगनी हुई नहीं। एमएसपी की गारंटी उनको वादा किया गया था, जब उन्होंने उससे पहले आंदोलन खत्म किया था, वो दिया नहीं गया। इसी तरह से तमाम ऐसे जो बुनियादी मुद्दे उस पर चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि ये सांप्रदायिकता के एजेंडे पे क्यों चले जाते हैं। आप बताइए, राम मंदिर बन गया है, एक बहुत अच्छी बात है, इसका किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या उसका जरूरी है कि हर उसमें मूवमेंट में, हर चुनावी सभा में उसका जिक्र किया जाए, हर चुनावी सभा में पाकिस्तान को लाना जरूरी है। अगर हम अपने काम पे कॉन्फिडेंट हैं तो हमें अपने काम की चर्चा करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी की कोई रैली देख लीजिए, अमित शाह जी की रैली देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की रैली देख लीजिए, वो उस पर चर्चा नहीं करते कि हमने क्या किया है, बल्कि इस पे चर्चा करते हैं जो प्रोपेगेंडा वाले एजेंडा है, उस पे चर्चा। नहीं, ऐसा है क्या शरद त्रिवेदी जी, क्योंकि हमने भी कई रैली को सुना, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर है, माफियाओं को उल्टा लटका दिया गया, हम सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोग तो डिरेल हैं और 380 में से 270 जीतने की बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोग हार गए। पांचवें चरण की लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर अब वोटर्स जो हैं वो किस्मत का फैसला करेंगे। राहुल जी, देखिए हमने क्या किया, अगर हम ये बताने बैठेंगे तो आपके कई घंटों का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार माननीय योगी जी रिपीट हुए हैं पूरे बहुमत से, तो कुछ तो अच्छा किया होगा। अब क्या अच्छा किया है वो तो ये जानते हैं, जिसकी वजह से ये घबरा रहे हैं कि इनकी नैया डूबने वाली है। पहले देखिए, ये चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन था, फिर बुआ बबुआ कॉम्बिनेशन था, फिर लड़के कॉम्बिनेशन था, उसके बाद पीडीए कॉम्बिनेशन लेके आओ। पीडीए में ए जो था पहले वो अल्पसंख्यक था, फिर इन्होंने देखा कि अल्पसंख्यक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, तो इन्होंने कहा ए का मतलब अगड़ा होता है। और बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, इन मुद्दों पे जिस पे जनता को पिछले 70 साल में बेवकूफ बनाया गया था, हमने ये सारे मुद्दे खत्म कर दिए हैं। मेरे मित्र ये बता दें कि आज से पहले बेरोजगारी की दर आज से कम कब हुई थी इनके कार्यकाल में, या इनके जो सहयोगी कांग्रेस के कार्यकाल में। कांग्रेस के कार्यकाल में सन 74 में बेरोजगारी जो महंगाई की दर थी वो 26% थी और टैक्स 97% था। आज ये हालत है कि, एक मिनट मोहम्मद आजम, बेरोजगारी की दर और शरद जी वाकई अगर विपक्ष चाहता है कि मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ी जाए, तो हमें नहीं लगता कि कल सोनिया गांधी को ये कहने की जरूरत थी रायबरेली में कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं। नहीं, देखिए ये जातिगत पार्टियां हैं, इनके पास वो अपने बेटे को सौंप रहे हैं, पहले साले को सौंप रहे थे, साले दम भर रहे थे, कहने लगे मैं जीतूंगा और मैं, मेरे को जनता बुला रही वहां की। जीजा थे, जीजा जो है वो बहनोई को बुलाने नहीं, पहले साले कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर उन्होंने कहा नहीं जीजा जी जो है फिर जीजा जी ने कहा कि नहीं मुझे जनता बुला रही है, तो उसके बाद जीजा जी जो पीछे हट गए, फिर उन्होंने कहा नहीं साले साहब ही चुनाव लड़ लें।
यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद के चुनाव जीतने के बाद और उनको सत्ता में बैठाने के बाद अखिलेश के आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं। तो ये जनता देख चुकी है, इनके कार्यकाल में सिवाय दंगों का विकास हुआ है, अपराध का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है और गरीबी का विकास हुआ है। हमारे कार्यकाल में भारत के इतिहास में कभी 16 करोड़ लोग जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ईपीएफ में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ है 10 साल के कार्यकाल में। और ईपीएफ में तभी रजिस्ट्रेशन होता है जब आपको नौकरी आपके पास होती है, नौकरी मिलती है। तो ये जो हमारा विकास का कार्य था उस पे जनता ने 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा और 2 बार निकाय चुनाव में मोहर लगाई है। पिछले निकाय चुनाव में एक छोटा सा सवाल है, देखिए मोहम्मद आजम जी का ही सवाल है। आप लोग पीओके की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, जो विपक्ष कह रहा है कि आप इस पर बात ना कीजिए। नहीं, देखिए, अगर ये जिन्ना को लेके आते हैं, जब अखिलेश जी ने कहा था जिन्ना देशभक्त है, तो फिर हम राजनीतिक दल है, हमको उसका जवाब देना पड़ता है। हम जिन्ना को नहीं लेके आते हैं। ये कौन हिंदू मुसलमान नहीं, विधानसभा के चुनाव में जिन्ना वाला बयान सामने आया था। नहीं तो अखिलेश जी का कभी ध्यान को नहीं ये रहा लेके आए थे, हम नहीं लेके आए थे। हमसे बहस करने किसी फील्ड में, चाहे सड़कों के ऊपर करना है। कोई नेता जिन्ना की मजार पे नहीं गया था। अगर आप बताइए, अगर बेरोजगारी नहीं थी तो 60,000 जो पुलिस की भर्ती थी उसके अगेंस्ट 60 लोग क्या करने आए थे? वो इनको खाली फीस देने आए थे क्या? आवेदन की फीस देने आए थे कि भैया अरबों रुपया आप कमा लीजिए? वो अरबों रुपया कमा के रख लेते हैं और पेपर लीक हो जाता। नहीं, वो तो पेपर होना है, चुनाव के बाद होना है। डेट भी उसको लेकर कहा गया है कि चुनाव बाद ये पेपर होना है। सुनिए राहुल जी, पिछले 7 सालों में 11 से 12 पेपर लीक हुए हैं, यानी कोई परीक्षा सफल नहीं हुई। जब परीक्षा सफल नहीं हुई तो इन्होंने नौकरी नहीं दी, और नौकरी नहीं दी तो ठीक है। विजय कौशिक जी कहां से मिलता? देखिए, उनका कहना है कि हम तो 270 जीत लिए, 110 आप लोगों के खाते में गया, उसमें आप भी हैं, समाजवादी पार्टी भी है और दूसरे सियासी दल भी हैं आप लोगों के साथ जो हैं। सवाल इस बात को लेकर है, उत्तर प्रदेश की 14 अहम सीट जिसमें रायबरेली भी है, जिस पर आप लोग कल ही सोनिया गांधी देखी किस तरीके से इमोशनल उन्होंने एक स्पीच दी, सौंप दिया राहुल गांधी को और कहा कि राहुल गांधी निराश नहीं करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो हर बार निराश ही करते रहते हैं। नहीं हो सकता है कि बीजेपी को निराश करते हो, क्योंकि बीजेपी हर बार ये सोचती है कि भी राहुल गांधी जी उनके दुष्प्रचार से या उनकी सीबीआई रेडी से डरकर घर बैठ जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं बैठ रहे। भाजपा सोचती है कि भी राहुल गांधी जी महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी करते हैं। तो इसलिए भाजपा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे राहुल गांधी जी। हो सकता है कि भाजपा की यही सोच हो। बहरहाल नहीं, उनका ये तर्क जानते क्या है उनका, कि राहुल गांधी जब से कांग्रेस में आए, कमान भी संभाली, जीत नहीं पा रहे। देखिए, हार जीत मायने नहीं रखती जीवन में। मायने ये रखता है कि आपकी नीयत क्या है, इस देश के प्रति आपकी सोच क्या है। मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश के बुरे दिन आ गए। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए हैं। मोदी जी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे, विदेशों में काला धन वापस बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया। तो मोदी जी ने जो कहा उसका उल्टा हुआ है। अब तो आलम यह है कि एक बच्चे की पढ़ाई पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का खर्चा होता है, उसे मोदी जी कह रहे हैं कि भैया पकौड़े तलो, नाले की गैस से पकौड़े तलो। और वर्ल्ड बैंक चेतावनी दे रहा है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है। इतनी खराब हालात बेरोजगारी को लेकर इस देश में हो गई है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं भाई रोटी की बात मत करो, राम मंदिर की बात करो। तो क्या राम मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगना सम्मान का काम है? तो मोदी जी आप तो कौन कह रहा है कि राम मंदिर के बाहर भीख मांगिए? नहीं तो फिर मुझे एक चीज बताइए, जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात करो ना। शरद जी समझाइए ना, राम मंदिर के बाहर भीख मांगेंगे क्या? फिर आ गई बात राम मंदिर पर। देखिए, अभी हमारे मित्र खान साहब कह रहे थे कि साहब आप राम मंदिर को लेके आते हैं। राम मंदिर को कौन लेके आ रहा है? ये पहले कह रहे थे हम राम भरोसे, बिल्कुल हम राम भरोसे हैं, पूरा देश राम भरोसे, पूरा विश्व राम भरोसे है।
लेकिन ये जो है राम मंदिर को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कि साहब आप क्यों नहीं गए राम मंदिर। पहले इन्होंने कहा हम जाएंगे नहीं, फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम जाएंगे, लेकिन वहां पे शंकराचार्य को नहीं, अमेठी सीट जीत जाएगी जब कांग्रेस, और तो रायबरेली सीट जीत जाएगी जब कांग्रेस, तब जाएंगे राम मंदिर। उधर कन्नौज और मैनपुरी सीट जीतने के बाद जाएंगे। नहीं राहुल जी, इन्होंने तो कहा था हम नहीं जाएंगे, फिर इनके माननीय अध्यक्ष राय साहब जो हैं वो तो 15 दिन पहले ही पहुंच गए, जिन्होंने कहा था कि साहब इतनी जल्दी उसका लोकार्पण की क्या जरूरत है, लेकिन वो 15 दिन पहले ही पहुंच गए वहां पे प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। उत्तर प्रदेश ने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया है, और अगर 2 बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनता के पास रोजगार है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का निवेश हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारे उद्योगपति कह रहे हैं कि नहीं साहब हम लोग पहले, हीरानंदानी ग्रुप कह रहा है कि जो 2 लाख करोड़ का ग्रुप है, कि हम पहले उत्तर प्रदेश आने से डरते थे, अब हम उत्तर प्रदेश आ भी रहे हैं, हम निवेश भी कर रहे हैं। 70,000 करोड़ जो है रिलायंस कंपनी निवेश करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में ये कट्टा तक लाए थे हम, कालाशेनिकव और क्रूज मिसाइल तक लेके आए उत्तर प्रदेश। मेरा जवाब से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कभी। ठीक है कौशिक जी जवाब दे दीजिए। आजम जी भी बोलना चाह रहे हैं। कौशिक जी देखिए, देश के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि जो भाजपा स्वदेशी की बात करती थी, आज अधिकांश क्षेत्रों में 100% FDI लागू कर दी। जो 18% GST का विरोध करते थे, 28% GST इन्होंने लागू कर दी। चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें CBI ED के छापे पूंजीपतियों पर मारे गए और उनसे बाकायदा एक्सटॉर्शन मनी के तौर पर चंदा ले लिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक कंपनी के 286 करोड़ रुपए टैक्स के माफ किए गए, 150 करोड़ रुपए चंदा ले लिया गया। इतनी बड़ी लूट, एक को टनल का ठेका दिया गया, एक कंपनी को उससे चंदा ले लिया गया पहले। तो इस देश में जो लूट निवेश के नाम पर इन्होंने मचा रखी है, टैक्स माफी के नाम पर मचा रखी है, CBI ED के नाम पर मचा रखी है, इनकी इस लूट को देश माफ नहीं करेगा। देश खतरे में है। आजम जी, राम मंदिर भी उतना जरूरी है जितना 4 जून को पता चल जाएगा कि देश खतरे में है या नहीं है। आजम जी, राहुल जी, बस दो तथ्य हम रखना चाहेंगे इनकी कानून व्यवस्था पे। एक तो रायबरेली में जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री आए थे, एक पत्रकार ने किसी महिला से पूछा कि आप कैसे आई हैं, तो उसने कहा मुझे 300 रुपए दिए गए थे तो मैं आई हूँ इस रैली में। तो उस पत्रकार को भाजपाइयों ने जमकर कुटाई की, वो अस्पताल में गया। ये आपने भी शायद वीडियो देखे होंगे। दूसरा तथ्य मैं देना चाहूँ, बरेली में एक वोटर को इनके पुलिस प्रशासन के लोग इसलिए पीटते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने वोट किसने दिया, उसने कहा मैंने इंडिया अलायंस को दिया। उन्होंने कहा राशन लेते हो भाजपाइयों से, वोट इंडिया अलायंस को दोगे, उसकी कुटाई की गई। यही इनकी योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था है, जो बहुत ही सुदृढ़ है और बहुत ही दुरुस्त है। आप समझ सकते हैं, इन 2 तथ्य हैं। ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं जिसका कोटेशन दिया जा सकता है, लेकिन शायद टाइम कम। तब तो शरद त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो बच के रहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं ये जो मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पत्रकारों और वोटरों से निपटने, बाद में समाजवादी कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी इनको। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है कि जो उनकी, लेकिन इन्होंने पत्रकार नहीं, अगर कमजोर नहीं है तो आजम जी 14, 17, 19, 22, 4 तो हो गए ना, अब 24 की बारी है। अब आप देखिए 22 के विधानसभा चुनाव में हमारे इनके बीच गैप मुश्किल से 3% वोटों का रह जाता है। 3% बात वही आपने कहा ना, आपके सहयोगी ने भी कहा, कौशिक जी ने भी कहा कि हार जीत का मामला नहीं होता, जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा। शरद जी ठीक। राहुल जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया। जिसको 35%, 36% प्रदेश की जनता का वोट मिल रहा, नहीं तो वो तो पहले चरण से दिख जाना चाहिए था ना, कि अगर आपको जनता ने रिजेक्ट नहीं किया तो वो टेम्परामेंट नहीं है आप लोगों में। पहले और दूसरे चरण में नहीं दिखाई दिया टेम्परामेंट। आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हालांकि टीवी डिबेट में नहीं बोलेंगे। शरद जी जवाब दीजिए। बिल्कुल टेम्परामेंट राहुल जी, देखिए कोई वजह है कि जनता के बुनियादी मुद्दों पे टिके हुए हैं, इनके सब ठीक है, टिके रहिए शरद जी। मुद्दे पे नहीं है। राहुल जी देखिए, पिछले 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है।
राहुल जी अमेठी छोड़ के वायनाड भागे, उनको एक तरफा टिकट वायनाड का कटा दिया गया। जब इनको देखा अब की बार की वायनाड में हारने की उम्मीद है तो ये रायबरेली भागे, ये अमेठी नहीं गए। तो किसकी गलती है, क्या हुआ है? और एक जब जहाज डूबता है तो एक इंटरनेशनल सिग्नल भेजा जाता है, SOS, सेव आवर सोल। आसपास के जहाजों को कहा जाता है कि भाई आओ तुम हमको बचा लो। तो कन्नौज की जो जनता है और कन्नौज में जो इनके कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम नहीं बचा सकते हैं, आप आइए और हमारी साख बचा लीजिए, हमारी इज्जत बचा लीजिए। यहाँ राहुल, जहाँ जिस रायबरेली से माननीय सोनिया जी ने खुद राज्यसभा गई है, उनको मालूम था रायबरेली की क्या हकीकत है, वो खुद ही चुनाव वहां से नहीं लड़ रही थी। अगर वहां जीतने की उम्मीद होती तो सोनिया जी कभी इतनी कमजोर नहीं है कांग्रेस, राज्यसभा जा रही है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को हैंड ओवर कर रही हूँ। तो ये जो राज परिवार है उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको हैंड ओवर किया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को छोड़ के गए, वो राहुल जी को छोड़ के जा रही हैं। तो ये जाति और धर्म और उसकी बात नहीं है, सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने की बात है। और जनता देख चुकी है, इसीलिए 4 बार जनता ने इनको जवाब दे दिया है। और जो हमारे खान साहब कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश में अराजकता छाई हुई है और उत्तर प्रदेश में फलाने को मारा, फलाने को पीटा, तो मैं तो वेरीफाइबल बात कर रहा हूं कि चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को इनके नौनिहाल अतीक अहमद साहब ने पीटा था, जो सचिव लेवल के पद के अफसर हैं। और इनकी टक्कर सिर्फ आम आदमी पार्टी ले सकती, जिन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को पीटा, अंशु प्रकाश जी। कौशिक साहब देखिए, जनता किस मुद्दे पर अमेठी सीट पर आप लोगों को वोट करेगी? या रायबरेली में केवल इमोशनल स्पीच से, या जो आप लोग मुद्दे बता रहे हैं उन मुद्दों के साथ वोट करेगी जनता? लेकिन निश्चित तौर पर मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा गांधी परिवार का रायबरेली और अमेठी के प्रति जो जुड़ाव रहा है उसका भी फायदा हमें मिलेगा। और न केवल इन 2 सीटों पर, निश्चित तौर पर गठबंधन को भी इस बात का फायदा मिलेगा कि जो कांग्रेस पार्टी का संघर्ष है सड़क से संसद तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसका फायदा हमारे गठबंधन के सहयोगियों को भी मिलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए क्या जरूरी है। उस देश के लिए जरूरी है कि वहाँ के लोगों का जीवन रोजगार पर आधारित हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया रोजगार हो। आज देश में लाखों पद खाली है, सरकार उन भर्ती इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आज मोदी सरकार ने देश को विदेशी कर्ज में डुबो दिया है। ठीक है, सरकार के पास पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 8,500 जुलाई से खटाखट पहुंच जाएगा, तब पैसा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी है। ये जो इन्होंने पूंजीपतियों के पैसे माफ किए हैं, जो माफ नहीं होने चाहिए थे, जो आम जनता की जेब में जाने चाहिए नहीं, आपकी सरकार के दौरान तो माफ नहीं हुआ, हमें लग रहा है 10 साल सरकार रही यूपीए की, तब माफ नहीं हुआ, ऐसा क्या शरद जी? लेकिन हमारी सरकार के राज में गरीबों का उतना ही ध्यान रखा गया जितना बिजनेसमैनों का ध्यान रखा गया। शरद त्रिवेदी जी, आज ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, अगर आपका सवाल है तो जवाब ले लीजिए। 3 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा शरद त्रिवेदी जी, हालांकि आप लोग तो 10 किलो देने की बात कह रहे हैं, फिर 10 किलो पर जिंदा रहेंगे लोग। शरद त्रिवेदी जी, 10 किलो के अलावा हम रोजगार भी तो दे रहे हैं। यही वजह है 1 लाख रुपए मुश्किल देंगे। 72,000 रुपए पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, और 6,000 रुपए जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं उस पे जनता मोहर लगा रही है। और ये जो इन्होंने कहा कि हम तारे तोड़ लाएंगे, कर्नाटक में अभी इनकी हाल में सरकार बनी है, 56,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बिल बन गया है, जो इन्होंने कहा था हम फलानी चीज दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। और ये जो है हम लोगों को बचपन में सुलाने की परियों की कहानी सुनाई जाती थी कि साहब ये देखिए फलाने दूध घी की नदियां होंगी और कोका कोला की बारिश होगी और चॉकलेट के पहाड़ होंगे, ये कहानियां सुनाई जाती थी हमको सुलाने के लिए। तो ये मनगढ़ंत कहानियां जो हैं ये सुनाई जा रही हैं जनता को कि भैया तुम सो जाओ, हम सब कर देंगे। राजस्थान में इनका ये हाल है कि डेट टू जीडीपी रेशियो 52% है पंजाब में, और जहां इनकी सरकार अभी हाल में थी जिसमें आम आदमी पार्टी वहां तनख्वाह नहीं बांट पा रही है। और दूसरी सरकार जहां इनकी राजस्थान में अभी हटी है, वहां पे भी जो डेट टू जीडीपी रेशियो 48% है, जो इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। तो इनके ये जहां जहां है वहां से भी तो इनको निकाला जा रहा है। ये बचे कहां है? 3 राज्यों में सिमट के रह गए हैं। अखिलेश जी जो हैं जहां थे वहां से भी निकाल गए हैं, तो इनका कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ